चलो बच्चों चुप रहो। चुप मतलब समझते हो? नहीं समझते? अच्छा, गर्मी दिमाग काम नहीं कर रहा है? होना चाहिए उसके लिए, काम करने के लिए। हाँ, तो नया टॉपिक अपन कर रहे हैं काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का मतलब ये है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया पोर्शन जो फिजिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है, मैकेनिक्स। ठीक है, तो पहले से थोड़ा सा कुछ इंट्रोडक्शन सुनो कि पूरे फिजिक्स को 6 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। 6 मेजर सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन है मैकेनिक्स, दूसरा है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स, तीसरा सेगमेंट कौन सा होता है, ऑसिलेशंस एंड वेव, चौथा सेगमेंट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पांचवा होता है ऑप्टिक्स और छठा रहता है मॉडर्न फिजिक्स। तो ये 6 सेगमेंट में पूरे जेई नीट का सिलेबस बटा पड़ा है। तो ये 6 पार्ट है। उस 6 पार्ट में से पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, मैकेनिक्स। कौन सा है? कौन सा पार्ट है? मैकेनिक्स है। ठीक है। अब भाई मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ, 4:30 को लेक्चर में था, यही हूँ। हाँ, बात हुई मेरी। हाँ ठीक है, ओके। तो मैकेनिक्स पढ़ने वाले हैं। मैकेनिक्स बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि पूरे फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग मैकेनिक्स से ही समझ में आती है। इसको बोलते हैं हार्ट ऑफ फिजिक्स। बिना मैकेनिक्स के आप फिजिक्स का कोई छोटा पार्ट भी नहीं कर सकते। तो चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक ऐसा इंट्रोडक्शन ऑफ मैकेनिक्स किसे बोलते हैं वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मुझे बताओ, व्हाट इज मैकेनिक्स? कोई बताएगा मैकेनिक्स क्या है? अरे कोई बोल दो। अभी तक बड़ी आवाज आ रही थी, अब बंद हो गई आवाज। देख के बोल दो तुम। हाँ, और तुमने क्या बोला? ओके, और कोई? मतलब गलत नहीं हो तुम लोग, और आगे बढ़ जाए। इसको भी ढूंढने दो, ढूंढ ढूंढ के बोलेगा ये, नहीं मिलेगा। सही बोला है थोड़ा बहुत। टेक्नोलॉजी नहीं ना। हाँ हाँ, सही बोल रहे हो तुम लोग, और लोगों को भी बोलने दो। बताइए मैकेनिक्स क्या होता है? Functioning of parts of a machine. Functioning of parts of a machine. ओके, ए बोलो। मशीन्स और एसी, सब पंखा, सब मशीन ही तो है। ह्यूमन बॉडी, ये भी एक मशीन ही है। और कोई नहीं बोलोगे तुम लोग? कसम खा के आए हो? किसकी कसम खाए थे? ठीक है, अब मैं कसम रख दूंगा फिर। मैकेनिक्स क्या है बेसिकली? तो एक ऐसा पार्ट है फिजिक्स का जिसके अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की बात करते हैं, हाउ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एंड द कॉज बिहाइंड द मोशन, क्यों कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो मैकेनिक्स को, ये मैकेनिक्स के भी 2 पार्ट होते हैं, एक क्लासिकल मैकेनिक्स और एक क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स अपने सिलेबस में नहीं है, हमें पढ़ना है क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स को एक और नाम देते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्योंकि किसने बताया था? दादाजी ने, न्यूटन ने। ठीक है, तुम नींद में हो क्या? आगे बैठ के सोना मत। तो मैकेनिक्स क्या हुआ? ब्रांच ऑफ फिजिक्स
in which we deals with the motion of particle and cause of motion। तो मैकेनिक्स क्या है? एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसके अंदर हम पार्टिकल के मोशन की बात करते हैं और मोशन क्यों हुआ उसकी बात करते हैं। तो हम सब लोग जानते हैं कोई भी पार्टिकल मोशन क्यों करता है, मूव क्यों करता है, बताओ? ड्यू टू फोर्स ना। अभी ये बैठा हुआ, ये चलने कब लगेगा? तो धक्का ऐसे मारूंगा तब तो हिलेगा ना ये। तो कोई भी पार्टिकल में मूवमेंट क्यों आती है? पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से। So the cause behind every motion is the force। तो इस पूरे मैकेनिक्स में, पूरे सेगमेंट में इसी दो पार्ट पर अपने को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, इसी दो पार्ट को, और यही पढ़ना है। एक है मोशन ऑफ पार्टिकल और दूसरा कौन है? कॉज ऑफ मोशन, क्यों मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इसके नाम के हिसाब से ही दो पार्ट में फिर से हम मैकेनिक्स को डिवाइड कर देते हैं। जरा चेयर पीछे करना है। कौन कौन से दो पार्ट? पहला पार्ट होता है काइनेमेटिक्स और दूसरा पार्ट रहता है डायनामिक्स। ध्यान से देख लेना, खूब अच्छे से, तुम्हारे काम आएगा। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? इन काइनेमेटिक्स वी डील्स विथ मोशन ऑफ पार्टिकल ओनली। हमारी डीलिंग कहाँ होती है? मोशन ऑफ पार्टिकल। व्हाट डू यू मीन बाय मोशन ऑफ पार्टिकल में डीलिंग होती है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हमें पता है कोई भी मोशन है तो वो बिना फोर्स के पॉसिबल नहीं है। हर मोशन में क्या होना चाहिए? फोर्स। लेकिन जब मैं काइनेमेटिक्स की बात करूँगा तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे फोर्स की। हमारी बात रहेगी डिस्टेंस के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। हम सबको पता है कि एक्सेलरेशन लाने के लिए किस बात की ज़रूरत होती है? फोर्स की। बिना फोर्स के एक्सेलरेशन नहीं आता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करेंगे, खाली एक्सेलरेशन की ही बात करेंगे। इसलिए इसको क्या बोला गया? काइनेमेटिक्स, प्योर मोशन ऑफ द बॉडी। कोई भी फोर्सेस की बात नहीं करते। अब इसमें भी मल्टीपल टॉपिक्स पढ़ने वाले हम लोग काइनेमेटिक्स के अंदर भी। सबसे पहले पढ़ते हैं मोशन इन 1D। 1 डायमेंशन। 1D मतलब 1 डायमेंशन। अब अगर मैं 1 डायमेंशनल मोशन की बात करूं तो क्या होता है 1 डायमेंशनल मोशन? कैसे डिफाइन करते हैं? यहाँ लिखेंगे कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग along either axis at a time, then its motion is said to be 1D motion। 1D मोशन का क्या एग्जाम्पल है? तो 1 डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कौन सा मोशन? रेक्टिलिनियर मोशन नहीं लिखने का मन है तो इसी का दूसरा नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। क्या नाम है इसका? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा है मोशन इन 2D, 2 डायमेंशंस। एक है 1 डायमेंशन, दूसरा कौन है? अब 2 डायमेंशन में क्या होता है? ये भी बहुत सिंपल है। इफ एन ऑब्जेक्ट is moving along any
2 axes simultaneously जो भी स्पेलिंग होगी देख लेना। क्या अभी लिखना नहीं है? अभी लिखना नहीं है तो क्यों करूँ? मुझे समझ में आया इसी को बोलते हैं। तुम लोग मुझे पागल समझते हो क्या? हाँ तो मैं देख रहा हूँ, मैं जितनी बार पीछे मुड़ता हूँ तुम्हारी मुंडी नीचे है, प्रिंटिंग मशीन बनी बैठी हो। लो लिखो। अब दिख रहा है? हाँ रुक जाओ। तो मोशन इन टू डायमेंशन में क्या है? इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग एनी टू एक्सिस साइमल्टेनियसली, क्या स्पेलिंग होगी? SIMULTANEOUSLY। मैं देख रहा हूँ। देन इट इज सेड टू बी 2D मोशन। अब जरा समझो ये सवाल। बच्चों चुप बैठो। मैंने क्या बोला कि दो तरह के मोशन होते हैं, एक 1D होता है और दूसरा 2D। अब 1D और 2D में डिफरेंस समझो। 1D में क्या है? कह रहा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग, मतलब एक्सिस मतलब 1D 2D 3D मतलब XYZ 3 डायमेंशन होती है ना, तो तीनों में से किसी भी डायमेंशन के अलोंग वो मूव कर सकता है। एक डायमेंशन के अलोंग मूव करेगा तो 1D, दो के अलोंग मूव किया तो 2D, तीनों एक्सिस के अलोंग मूव करे तो, अब वो तीनों एक्सिस के अलोंग क्या मूव करता है? की चेन को हाथ में डाल के ऐसे घुमाते हो तो क्या ऐसे ऊपर भी आता है और ऐसे आगे पीछे भी भागता है? दैट इज 3 डायमेंशनल मोशन। लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, अभी रोटेशन में थोड़ा सा पढ़ते हैं बस। अभी 1D और 2D, एक एक्सिस में घूमे तो 1D, दोनों में घूमे तो 2D। अब मुझे इसके हिसाब से आप बताओ कि एक मान लो पॉइंट O है, किसी टाइम t इज इक्वल टू 0 पर एक ऑब्जेक्ट इधर से निकला, पॉइंट A पर पहुंच गया, और जब पॉइंट A पर पहुंचा तो इस टाइम पे टाइम है 5 सेकेंड। क्या है टाइम? फिर यहां से ऐसे ऊपर गया, पॉइंट B पर पहुंचा, और जब पॉइंट B पर पहुंचा है तो टाइम है 10 सेकेंड। ऐसे चल रहा है। अब मैं पूछूं आपसे, बहुत फाइन डिफरेंस होता है 1D और 2D के बीच में, इसलिए बार बार पूछ रहा हूं मैं कि मैं आपसे पूछूं कि आप बताओ ये 1D है 2D है? 1D है कि 2D है? 2D है ना? एक तो बोलो ये क्या है, क्या मानूं मैं, मिक्स मान लूं। 1D है कि 2D? कितने लोग 1D बोल रहे हैं? कितने लोग 2D बोल रहे हैं? और कितने लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं? तो तुम लोग क्या यहाँ प्रवचन सुनने आए हो? क्लास में स्वाहा बोल रहे हैं, प्रसाद मिलेगा, घर पहुंच जाएंगे। ये 1D है। जरा पढ़ो 1D में क्या लिखा है मैंने। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग ईदर एक्सिस एट अ टाइम, वर्ड इंपॉर्टेंट है, मूविंग अलोंग ईदर एक्सिस एट अ टाइम। यहां जरा देखो, 0 से लेके 5 सेकेंड के बीच में पार्टिकल खाली ऐसे चल रहा है। 5 से 10 सेकेंड के बीच में पार्टिकल खाली वर्टिकल चल रहा है। तो आप ये बोलोगे कि बेसिकली इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट 1 डायमेंशनल मोशन। एक 1D है 0 से 5 सेकेंड में, और दूसरा 1D कहां से कहां है? 5 to 10 सेकेंड्स में। तो दिस इज 1 डायमेंशनल मोशन, या ऐसा बोल सकते हो सेट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन।
दूसरा, ये हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका मैंने t0 पर, कुछ ऐसे कि यहाँ जाके गिर जाए, हो सकता है। टाइमर चालू किया था, मान लो यहाँ गिरा हो 5 सेकेंड के बाद, तो अगर मैं इसके पाथ को ट्रैक करूं तो क्या ये ऐसे पाथ पे 1 सेकेंड के बाद कहीं और रहा होगा, 2 के बाद कहीं और, 3 के बाद कहीं और, एंड सो ऐसे बढ़ रहा होगा। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे ये यहाँ हो गया, हो सकता है क्या, किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर है टाइम t, मान लो कोई भी, चला कहाँ से था, इस पॉइंट से, तो ये आपका ओरिजिन वाला पॉइंट है। अब इसके रेफरेंस में यहाँ पहुँच गया, मतलब क्या ये वर्टिकल इतना डिस्टेंस चल लिया, क्या हॉरिजॉन्टल इतना डिस्टेंस चल लिया। एक बात बताओ बच्चों, ये दोनों जो डिस्टेंस चल रहा है अलग अलग चल रहा है कि एक साथ चल रहा है? ये कुछ वैसा है जो आईपीएल में आपको दिखाते हैं वो प्रोजेक्शन, बॉल कैसे गिरा है, तो ये कुछ वैसा ही है। अब मुझे ये बताओ, ये देख करके जब बैट्समैन किसी क्रिकेट बॉल को हिट करता है तो ऐसा होता है क्या कि बॉल बोलती है पहले मैं ऊपर जाऊंगी फिर ऐसे आगे बढ़ूंगी, ऐसा होता है क्या? हाइट और डिस्टेंस दोनों साथ में बढ़ रहे होते हैं, तो क्या साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है हाइट के लिए भी और डिस्टेंस के लिए भी? हाँ बोलो। अगर दोनों में साइमल्टेनियस मोशन हो रहा है, व्हाट डज इट मीन्स, ये 2D है। क्या है ये? 2D। तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है और इसको नाम देते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, विच विल बी ए चैप्टर इन 2D। इसके बाद मान लो वो जो एथलीट होते हैं ना, ऐसे एक ट्रैक पे घूमते हो ना, 100 मीटर का ट्रैक बनाते हैं, इस ट्रैक का रेडियस मान लो r है, ये हमारा पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट है। मैंने यहाँ से एक बंदे को देखा कि वो दौड़ना चालू कर रहा है, इस पॉइंट से दौड़ रहा है, ऐसे दौड़ेगा। अगर ये इस पॉइंट का अभी कोऑर्डिनेट देखो तो इट इज r,0, घूमते घूमते किसी टाइम पे यहाँ पहुंचेगा, स्टैंडर्ड वही है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस। जब यहाँ पहुंचा होगा तो इतना क्या ये y डिस्टेंस चल चुका होगा, क्या इतना x भी हो गया होगा, मतलब अब x इतना ये चला है, ये वाला x वो चला है, इट मीन्स जब ये इस पॉइंट पे पहुंचा है तो इसका कोऑर्डिनेट बचा कितना, मतलब वो सेंटर के पास चला जा रहा है, x में सेंटर के पास आ रहा है, y में सेंटर से दूर भाग रहा है। क्या यहाँ पर भी साइमल्टेनियसली x और y दोनों में चल रहा है? हाँ बोलो। इसलिए एक ऐसा मोशन है 2D, इसको क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन। तो हमारे पास 2D में 2 चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे। एक कौन सा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन, और दूसरा कौन सा होगा? सर्कुलर मोशन। तो ये काइनेमेटिक्स का इंट्रोडक्शन हुआ। तो काइनेमेटिक्स में कितने चैप्टर हुए? रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। अब थोड़ा सा और इसमें मजे लेते हैं। ये कौन सा पार्ट हुआ? काइनेमेटिक्स का पार्ट हुआ। अब बात करते हैं डायनामिक्स वाले पार्ट की। तो डायनामिक्स वाला पार्ट क्या होता है? कॉज ऑफ मोशन की बात करता है, और कॉज ऑफ मोशन है होता क्या है? बेसिकली फोर्स ना, मतलब इसमें हम इनडायरेक्टली फोर्स की बात करते हैं। और जब फोर्स की बात करेंगे तो कौन बताया फोर्स के बारे में सबसे पहले? दादाजी ने। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इन्हीं को पढ़ लेते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। दूसरे तरह का फोर्स एक होता है फ्रिक्शन, ठीक है। इसके बाद वर्क, एनर्जी एंड पावर। इसके बाद सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन।
फिर रोटेशन, और लास्ट में ये इतना पार्ट है बच्चों मैकेनिक्स में। कितने चैप्टर हैं? रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, यस मैम चैप्टर है। हाँ, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर, एनएलएम, फ्रिक्शन, डब्ल्यूपीई, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन, ग्रेविटेशन। इस सब को पूरा हम पढ़ेंगे आज से लेके नवंबर तक। हाँ, यही चलेगा, बड़ा पार्ट है। इन सब में तुम किसी भी जेई नीट के एस्पिरेंट से पूछोगे ना, सबसे पहला उसका सवाल ये आता है, सबसे टफ टॉपिक कौन है? रोटेशनल मोशन। मुंह खुलता नहीं, बोल देते रोटेशनल मोशन। और मैं आपको गारंटी के साथ बताऊं, रोटेशनल मोशन से आसान कोई टॉपिक ही नहीं है। वो टफ लोगों को लगता क्यों है तब? अगर मैं बोल रहा हूँ आसान है तो फिर टफ क्यों लगता है? टफ इसलिए लगता है कि चैप्टर 1 से लेके सेंटर ऑफ मास तक जितनी चीजें पढ़ोगे रोटेशनल में, उन सब का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो अगर इसमें से किसी भी टॉपिक में आपने कांड कर दिया है, रोटेशनल में आपके साथ कांड कर देगा, फिर कुछ नहीं समझेगा, इसलिए वो टफ होता है। हमारा लेक्चर फ्लो क्या होगा इसमें, हम कैसे पढ़ेंगे? मैं सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, इन दोनों को मिला के फिर पढ़ेंगे रिलेटिव मोशन। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 मोशन स्ट्रेट लाइन, चैप्टर 2 प्रोजेक्टाइल, चैप्टर 3 रिलेटिव मोशन। सर्कुलर को होल्ड करेंगे क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स आता है, तो फोर्स समझ जाए पहले। सर्कुलर को होल्ड करके रखेंगे। पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी एंड पावर। उसके बाद पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन। ग्रेविटेशन को होल्ड करेंगे। ग्रेविटेशन नेक्स्ट ईयर जब इसी टाइम पे बैठेंगे तब पढ़ रहे होंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन इलेक्ट्रो का भाई है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके साथ में ये भी पार्ट खत्म करेंगे। दिस विल बी द लेक्चर फ्लो ऑफ मैकेनिक्स। और ये पूरा मैकेनिक्स अगर सब भगवान चाहेंगे तो मैं ही लेके चलूँगा आगे। हाँ, अगर मैं नहीं, पैर बहुत दुख रहा है यार, खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ आज, तो ये बैठ के पहुँचूंगा ही नहीं वहाँ तक। क्या क्या ऐसे इसको कैसे डिक्टेट करता मैं? ये इसको पूरा छापिए। हाँ, छापते रहिए, फिर आगे बढ़ते हैं तक मैं देखूं क्या हुआ। क्या बोली? जान दो हमें, क्या हम जेल में थोड़ी बैठे हो। हाँ यार, स्वेलिंग हो गई ना, स्वेलिंग आ गई ना। यहाँ थोड़ा जूम आउट कर लो। क्या एकदम ऊपर जो लिखा है मैकेनिक्स के बाजू में, वो मैं पढ़ दे रहा हूँ। इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we deals with the motion of particle। मैकेनिक्स के बाजू में जो ब्रैकेट में लिखा है वो है इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विथ द मोशन ऑफ पार्टिकल एंड कॉज ऑफ मोशन। सुनो सुनो सुनो, थोड़ी देर पढ़ते हैं, भाग जाएगी गर्मी, परेशान मत हो। खिड़की खोलोगे धूप बहुत आएगी। ऐसा बांध के रखा है ताकि खोल ना पाओ तुम। हाँ बस। तो मैकेनिक्स दो पार्ट में हमने किया कि मैकेनिक्स दो पार्ट में बटा होता है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स। क्या लेक्चर फ्लो होगा उसकी बात करी हम लोगों ने। अब हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स होता क्या है? मोशन ऑफ पार्टिकल पढ़ते हैं उसके अंदर। काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं?
मोशन ऑफ पार्टिकल के बारे में। सबसे पहले बताओ, हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ पार्टिकल वी हैव? कितने होते हैं? कितने स्टेट होते हैं, नाम बोलो। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और कौन कौन से? तो मैं बोला छूटने के साथ स्टेट का नाम सुनो तो सॉलिड, लिक्विड, गैस बोल दो। जरा देखो ये मैटर लिखा है क्या? क्या लिखा है? रेस्ट और मोशन। तब क्यों नहीं बोले, क्यों सॉलिड, लिक्विड, गैस बोले? सॉरी आज स्मित आगे बैठा, अब नहीं बैठेगा, लेकिन तुम्हारी जगह फिक्स आ गई है। हाँ, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। स्टेट ऑफ पार्टिकल, देयर आर 2 स्टेट्स ऑफ पार्टिकल ओनली। पहला स्टेट कौन सा होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट। दूसरा कौन है? स्टेट ऑफ, ओके बच्चों प्लीज बातें मत करो। स्टेट ऑफ रेस्ट किसको बोलते हैं? पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल होता है वो एक ही जगह पे रह जाता है, टाइम बढ़ता रहता है तो भी। डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। और दूसरा इसमें क्या होता है? पार्टिकल चेंजेस इट्स पोजीशन विथ टाइम। दो चीजें लिखी मैंने स्टेट ऑफ रेस्ट में। तुम लोग आगे पीछे बैठ गए क्या? अच्छा, हवा खाने वाला सिस्टम चल रहा है क्या? दरवाजा बंद है और एसी नहीं चल रहा है, मर जाएंगे। तो नहीं चल रहा है तभी दरवाजा खोल के रखे है ना। अगर एसी नहीं चल रहा है तो वेंटिलेशन मिलेगा ना दरवाजा खोलने से। वो भी रो रहा है, तुम लोग कहाँ बैठ गए? आज आराम करना था मुझे 2 बजे के बाद। तो बस स्टेट ऑफ चल तो रहा है, लग रहा है हवा आ रही है ठंडी। थोड़ा बहुत आ रहा है। थोड़ा बहुत आ रहा है, ये बंद होगा तो पूरा आएगा। आ रहा है हवा। 10 मिनट रुको, ठंडा कर रहा है वो, चालू हुआ है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट क्या हुआ? स्टेट ऑफ रेस्ट है पार्टिकल डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ टाइम। स्टेट ऑफ मोशन क्या है? पार्टिकल चेंजेस द पोजीशन विथ टाइम। क्या कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में हो सकता है? इज इट पॉसिबल कि कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो हमेशा? नहीं। देखो एब्सोल्यूट रेस्ट नामक कोई वर्ड है ही नहीं, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे ये मेरे लिए रुका हुआ है क्योंकि ये बैठा है, अभी मैंने देखना चालू किया, 5 मिनट बाद तक ये बैठा ही रहा मेरे लिए। तो विथ टाइम मेरे लिए तो ये चेंज नहीं कर रहा है अपनी पोजीशन, लेकिन विथ टाइम कोई इसको चांद पर से देख रहा हो तो गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये चांद पे बैठने वाले ऑब्जर्वर के लिए क्या कर रहा है? ये मोशन, जबकि मेरे लिए क्या कर रहा है? रेस्ट। तो रेस्ट एंड मोशन बोथ आर द रिलेटिव वर्ड्स। कैसे वर्ड्स है? रिलेटिव वर्ड्स का मतलब ये है इट डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। किस बात पे डिपेंड करते हैं बच्चों? ऑब्जर्वर पे डिपेंड करने का क्या मतलब है? क्या एक ही पार्टिकल एक ही टाइम पर रेस्ट और मोशन दोनों में हो सकता है? यस, बट डिपेंडिंग अपॉन 2 डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। जैसे मान लो स्मिथ है, वो ट्रेन में बैठा है, इसकी गर्लफ्रेंड भी इसके सामने बैठी है,
इमेजिनरी, ठीक है, हाँ सामने है, अभी उसको देख रहा है, तो क्या वो विथ टाइम अपनी पोजीशन चेंज कर रही है क्या? उसकी सीट वही है, ठीक है। अब टाइम बढ़ रहा है लेकिन वो वहीं बैठी है, बहुत प्यार करती है इसको, ठीक है ना, वो वहीं बैठी हुई है। अब हो क्या रहा है इससे, टाइम के साथ अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, इसका मतलब ये है कि ये बोलेगा कि रेस्ट पे है वो। ये भी ट्रेन के अंदर था, ये क्या बोलेगा कि क्या नाम रखूं उसके, पता नहीं, अब एक्स, हाँ एक्स। हाँ उसका नाम एक्स है, तो एक्स इज नॉट चेंजिंग हर पोजीशन, ठीक है, विथ टाइम, तो एक्स इज एट रेस्ट। लेकिन उसी एक्स को कोई वाई देख रहा है बाहर से, हाँ प्लेटफॉर्म से। अब दोनों ट्रेन में है, कोई प्लेटफॉर्म से देख रहा है तो क्या देखेगा, वो चली जा रही है उससे दूर, यही ना, तो क्या बोलेगा, एक्स इज इन मोशन बिकॉज एक्स इज चेंजिंग हर पोजीशन विथ टाइम। एक्स एक ही है, वो बेचारी पहले भी रुकी थी, अब भी रुकी है, लेकिन ऑब्जर्वर अलग अलग हो गए, तो क्या उसकी उसके स्टेट में चेंज आ गया, कोई बोल रहा है मोशन में है और कोई बोल रहा है रेस्ट में है। तो आप क्या ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है? नहीं। हाँ, आप ये जरूर आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरे लिए कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मेरे लिए कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। क्या कर सकते हैं आप कि मेरे लिए कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और मेरे लिए कौन सा ऑब्जेक्ट मोशन में है। जैसे मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूं, कार की स्टीयरिंग है, वो अपनी जगह रहती है। अगर आप कार चला रहे हो तो आप क्या बोलते हो, आपके और कार की स्टीयरिंग के बीच का जो सेपरेशन है, क्या वो बढ़ता घटता रहता है क्या? आपके और स्टीयरिंग के बीच का सेपरेशन तो बराबर है ना। मैंने ऐसे हैंडल पकड़ा है तो हर बार ऐसे ही पकड़ूंगा, ऐसा नहीं अगली बार ऐसे पकड़ना पड़ जाएगा, ये सेपरेशन कांस्टेंट है। तो आप क्या बोलोगे कि जो कार की स्टीयरिंग है वो टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज, इसलिए स्टीयरिंग कैसी है, रेस्ट में। लेकिन अगर कोई ग्राउंड से देख रहा है और कार चल रही है तो स्टीयरिंग पहले उसको यहाँ दिखेगा, कार के चलने की वजह से स्टीयरिंग फिर यहाँ दिखेगा, फिर यहाँ दिखेगा। तो क्या जो बाहर से ऑब्जर्व कर रहा होगा उसके लिए वही स्टीयरिंग मोशन में आ गई, हाँ या ना? इसका मतलब क्या ये रिलेटिव टर्म है? क्या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या? ऐसे बता नहीं पाएंगे, अपने लिए बता पाएंगे मेरे लिए क्या कर रहा है। जैसे ये पेन है, अभी यहाँ रखा है मैंने, ये पॉइंट है इसके नाक के सामने, ठीक है। अब मैं यहाँ आ गया, बताओ ये मोशन में था कि रेस्ट में था? इज इट चेंजेस इट्स पोजीशन? यस इट चेंजेस ना। अरे ये यहाँ से यहाँ आ गया तुम्हारे लिए, ये पॉइंट से ये पॉइंट आया तो तुम्हारे लिए तो पोजीशन चेंज किया ना। तो क्या ये तुम्हारे लिए मोशन में था? लेकिन मेरे लिए, क्योंकि मेरा पहले भी ये सेपरेशन था, अभी भी यही सेपरेशन है इनके बीच का, तो मेरे लिए सेपरेशन चेंज नहीं हुआ, इसीलिए मेरे लिए कैसा है ये, रेस्ट में। कैसा है मेरे लिए? तो रेस्ट और मोशन समझ गए क्या कैसे टर्म है दोनों, रिलेटिव। अब विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, मतलब जो ऑब्जर्व कर रहा है, अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम्हारे लिए कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो तुम उसके लिए कोई बात नहीं कर सकते, तुम्हें अधिकार ही नहीं है बात करने की। क्योंकि काइनेमेटिक्स जो पढ़ रहे हो, इट इज प्योरली डिपेंड्स अपॉन द मेजरमेंट ऑफ चेंज इन पोजीशन। क्या मेजरमेंट लेना है आपको? अब कोई अगर पोजीशन चेंज ही नहीं कर रहा है तो क्या पढ़ेंगे उसमें, कुछ पढ़ सकते हैं क्या? सो इफ समवन इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू यू, उसको छोड़ो और आगे बढ़ो, आगे आ जाओ। किसकी बात करने लगो? मोशन की। जो पार्टिकल अपनी स्पीड चेंज कर रहा हो तुम्हारे लिए, सॉरी जो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो तुम्हारे लिए। इस पूरे चैप्टर में क्या हम मेजरमेंट लेने वाले हैं? स्टेट ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं। क्या हाउ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंजिंग, क्या पढ़ने वाले हैं? हाउ द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज, अरे बोलो क्या पढ़ेंगे? एंड हाउ टू मेजर दैट, ठीक है। अब मेजरमेंट लेने के लिए क्या क्या करते हैं? 3 अलग अलग वैरायटी है। एक तो है टाइम इंडिपेंडेंट,
टाइम डिपेंडेंसी ना हो, खाली चेंज इन पोजीशन बताओ। तो टाइम इंडिपेंडेंट चेंज इन पोजीशन को मेजर करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। कौन करता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। टाइम डिपेंडेंट को कौन करता है? स्पीड, वेलोसिटी, आगे चल के यही बन जाता है एक्सेलरेशन। तो इस पूरे काइनेमेटिक्स में यही 5 चीज़ों पर बात होती है। कौन सी 5? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। खुश हो गए? समझ में आया? पक्का? कौन है? चलिए, तो हमें चेंज इन पोजीशन के बारे में बात करनी है। चेंज इन पोजीशन के बारे में बात करने के लिए 2 नए टॉपिक और इसमें हम ऐड करेंगे। एक है डिस्टेंस और दूसरा कौन है? तो अब यहीं से हमारे मोशन स्ट्रेट लाइन की शुरुआत हो गई है, तुम ऐसा बोल सकते हो, या काइनेमेटिक्स से शुरुआत हो गई है। एक साइड अपन लिखेंगे डिस्टेंस ऐसे टेबल बना के, और एक साइड क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, आपने वेक्टर्स पढ़ लिया ना? सबने पढ़ लिया वेक्टर्स? वेरी गुड। डिस्टेंस क्या होता है? किसका पैर कहाँ चला जा रहा है? तुम लोगों के पास क्या पैर कंट्रोल में नहीं है? 4-5 लोग पैर पैर बोल चुके। दिक्कत है तो काट के फेंक दो पैर, क्या ही करोगे? लेंथ ऑफ पाथ हाँ ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। और ये क्या होता है? अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझो। थोड़ी देर चुप रहो। देखो, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना? जब आप बोलते हो तो एक एनर्जी बाहर निकलती है, वो एनर्जी साउंड यहाँ बाहर निकल के हीट में कन्वर्ट होगी। वैसे इतने लोग बैठे हो, बॉडी टेम्परेचर मिलाओ, हीट वैसे ही ज़्यादा है। मैं बोल रहा हूँ हीट आ रही है, ये साउंड एनर्जी है, इसका भी हीट निकल रहा है। तुम बोल के उस हीट को और क्यों बढ़ा रहे हो? तुम लोग चुपचाप बैठो। अब जैसे ये सवाल है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ए से बी जाना है। कोई बंदा ऐसे गया, ऐसे ऐसे, ये मैं पाथ दिखा रहा हूँ। दूसरा बंदा था, बोला मैं तो ऐसे जाऊंगा ही नहीं। वो जो है वो ऐसे गया, टिंग डिंग 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 डिंग, ऐसे। उसकी मर्जी, वो कैसे जाएगा? तुम थोड़ी रोक लोगे उसको। वो ऐसे चला गया। ए लड़कों, अभी बोला बातें मत करो। ये ऐसे गया। और एक तीसरा बच्चा और है, उसने बोला मैं तो ऐसे जाऊंगा, इस तरह से। अब मैं बोल रहा हूँ ये पहले रास्ते से गया है बंदा, इसका डिस्टेंस कितना होगा? तो जो ये वाइट लाइन है ना, एक टेप लो, उसके साथ में वाइट लाइन ऐसे घुमाते रहो घुमाते रहो घुमाते रहो, यहाँ पहुँच जाओ। वह जो टेप पर तुम्हारा जो कंपैरिजन दिखेगा वही इसका डिस्टेंस हो गया। वैसे ये वाला डिस्टेंस मेजरमेंट ले लो, ऐसे जो ये पास में चल रहा है, ये क्या कहलाएगा? आपका डिस्टेंस। वैसे ये वाला डिस्टेंस ले लो, पूरा कर्व लेंथ, ये पूरा कर्व लेंथ लोगे तो क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। लेकिन अगर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करें ना बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट इन तीनों केस में यही होगा। ये समझ में आ रहा है? मतलब डिस्टेंस में तुम जिस रास्ते से चले वो मैटर करता है, लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट लिखना है
तो तुम किस रास्ते से चल रहे हो उससे कोई भी मैटर नहीं करता। मैटर क्या चीज़ करती है, मैटर क्या चीज़ चलती है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है उनके बीच में। अब हो सकता है कि तुम्हारी औकात हो, तुम AB के रास्ते चल सकते हो, मतलब बीच में अगर दीवार उवार आ गई, तुम्हें भगवान ने इतनी शक्ति दे रखी है कि दीवार उवार तोड़ते ताड़ते निकल जाओ। या हमारी तरह पतला दुबला आदमी हो, यहाँ एक बिल्डिंग हो, तो मैं क्या करूँगा, बाईपास काट के जाऊँ। मतलब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दिखाएगा, इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि आप वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पकड़ ही पाओ, कई बार वो डिस्टेंस आप नहीं भी पकड़ सकते। तो डिस्प्लेसमेंट, हाँ गूगल, डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलग चीज़ है, डिस्टेंस जो है वो अलग चीज़ है। डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो भी तुम चलोगे, इधर से भी चलोगे उस पूरे का लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तुम किधर से गए कोई मतलब नहीं है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस। ये हुआ बहुत बेसिक सा डेफिनेशन जो 9th से ही शायद आप डिस्टेंस पढ़ते हो, तब से आप पढ़ने लगे हो। अब हम थोड़ा सा अलग करेंगे, इसको एक अलग तरीके से लिखते हैं। डिस्टेंस लिखना होगा, वेक्टर सबने पढ़ा है ना, थोड़ा सा इस्तेमाल करूंगा मैं। स्केलर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ traveled by मूविंग ऑब्जेक्ट। मैं ये डेफिनेशन ना लिख के इसको ज़्यादा फॉलो करूंगा, स्केलर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट। और डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखूंगा मैं, वेक्टर सम ऑफ लेंथ ऑफ पाथ। ट्रेवल्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, करेक्ट। वेक्टर सम क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इसके नाम से ही समझ में आ गया होगा, अगर ये वेक्टर सम है बेटा तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, ये स्केलर सम है तो स्केलर, और जो वेक्टर सम है वो कैसा होगा, अच्छा एक बात बताओ, डिस्टेंस कब तुमने स्टार्ट किया लिखना, पीछे घूमेगी ना, मेरे पास एक दवाई ऐसी है ना, ऐसे मुंडी परमानेंट पीछे रह जाती है, खिला देता हूँ मैं। ये स्केलर हुआ और ये वेक्टर। एक और चीज, डिस्टेंस किसके लिए बताते हैं, जो ऑब्जेक्ट मोशन में हो। ऑब्जेक्ट मोशन में हो इसका क्या मतलब है, इस देयर विल बी चेंज इन पोजीशन, तभी तो हुआ। पोजीशन चेंज होने का मतलब क्या है, वो 0.0000000000001 mm चले, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलेगा, जीरो तो नहीं हो सकता। क्या डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, नहीं। चलो मान गया मैं। नेगेटिव हो सकता है क्या, क्यों, वाई डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव जो है वो साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। पैर में क्या समस्या हो रही है, एक आगे बैठ जाओ, 3 हो जाओगे, इस पे भी, उधर हो जाओ भाई, बैठने दो, चलो। अरे बैठ गई ना आप पैर ठीक रहेगा। तो देखो मैं भूल गया, मैं इतना अच्छा बता रहा था, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं होता नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव, बस, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को दिखाता है। किसको दिखाता है नेगेटिव साइन, और डिस्टेंस में डायरेक्शन है क्या, नहीं है, इसलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस ना तो नेगेटिव हो सकता है ना ही जीरो हो सकता है, एक ही चीज़ होता है जीरो से बड़ा।
मतलब ये चीज याद रखना, कभी तुम्हें डिस्टेंस नेगेटिव आ गया मतलब तुमने कहीं कांड कर दिया है। डिस्टेंस हमेशा 0 से बड़ा रहेगा। बट डिस्प्लेसमेंट, सोचो मैं यहाँ से चलना चालू किया है इसके सर से और इसके सर पे ही आके बैठ गया, इनिशियल पॉइंट भी वही, फाइनल भी वही, क्या 0 हो गया? क्या मैं ऐसे इधर से पहले इधर गया और घूम के इधर चला गया तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो गया? क्योंकि ओरिजिनल डायरेक्शन इधर थी, क्या मैं उसके अपोजिट चला गया? जब ओरिजिनल के अपोजिट जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये नेगेटिव हुआ। हेलो, बोलिए। न, मैं आपको 200 बार बोला मुझे नहीं चाहिए, मना कर रहा हूँ, नहीं चाहिए, बस मना। क्या हुआ है? अरे भाई एक लड़की है, वो उसको लोन देना है, पीछे पड़ी है, मना क्यों कर रहे हो? पैसा देना पड़ता वापस भी, ऐसा लग रहा नहीं, मना क्यों कर रहे हो? ले लो ना, लोन नहीं दे रहे, लग रहा है कि गिफ्ट दे रहे, ले लो। डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 पॉजिटिव और, तो एक ये और दूसरा ये पॉइंट्स याद होने चाहिए। कांड कब हो जाएगा? तुम्हें डिस्टेंस 0 से छोटा आ जाए, ये 0 आ जाए। 0 डिस्टेंस कब आ सकता है? जब ऑब्जेक्ट कैसा हो? रेस्ट में। अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो 0 डिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल। करेक्ट? कोई दिक्कत किसी को? पक्का नहीं है? चलो इसको नोट करो, फिर सवाल कराता हूँ। ये लिख लिया? चलो अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। ये आप कर लोगे, आवाज मत करो बच्चों, फटाफट। अब तो हो रहा है ठंडा ना, मैं आप अगर देखो ठंडा नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें 4th 10 तक छोड़ दूंगा। हाँ मुझे हो तो रहा है, यहाँ बहुत ठंडा लग रहा है। अगर मुझे ठंडा नहीं हो रहा है, ठीक है ठीक है। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट खत्म कर लो, छोड़ दूंगा। होने में आधा घंटा लगाऊंगा। ओ ए बी, अब लेकिन कोई आवाज करेगा तो मैं बढ़ा दूंगा टाइम। ये 5 मीटर है, ये 12 मीटर है। मैंने आपसे पूछा फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या पूछा मैंने? फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बच्चों ध्यान से देखो, इसको करने के 2 तरीके। मैं ना पहले दोनों मेथड यहाँ करूँगा। मेथड 1 की बात करते हैं। मेथड 1 क्या, जो आप जानते हो, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 + 12 17 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे कि पाइथागोरस लगा दो, √5² + 12² 169। 169 का रूट कितना? 13, तो ये 13 मीटर। लेकिन अभी आपने पीछे वाले पेज पर क्या लिखा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या लिखा पीछे? डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी मस्ट हैव, वेयर इज द डायरेक्शन। ऐसे नहीं दिखा दोगे कि ये लो डिस्प्लेसमेंट है, लो मर जाओ, ऐसे नहीं। डायरेक्शन के लिए थीटा बताना पड़ता है, तो थीटा आपको लाना पड़ेगा, tan थीटा। तो यहाँ पे ये थीटा होगा, तो अपन लिखेंगे tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
तो दिस इज मेथड 1 जो आपको पता है। अब क्या हो गया भाई?